सब सब्जी ले लो, आलू ले लो। सब सब्जी ले लो, आलू ले लो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बलदेवपुर में लखन अपनी पत्नी शालिनी, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया, जिससे उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी लखन के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह लखन की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। लखन के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से लखन की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लखन जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता। वही शालिनी सेठ किरोड़ीमल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थीं। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से बलदेवपुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे ईश्वर, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालिनी, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर ठंडी के मारे सुन पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालिनी, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी। तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर शालिनी वहां से काम के लिए निकल पड़ती है। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालिनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपनी नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे शालिनी, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाए, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाने बनाना तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर शालिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी यह काम पर आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी ने कुछ नहीं बोला और बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर लखन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत में मजदूरी कर रहा था।
अपने खेतों का काम करने के लिए लखन और कुछ मजदूरों पर सख्त निगरानी रखता था। अरे ओ लखन, काम ठीक से कर ले। ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ी ठंड ज्यादा है इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आप फ्रीक मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते लखन के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा, और फिर घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। लखन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओ लखन सुन, आज काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छोड़ा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार जी, जैसा आप कहें। लखन चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे यह सब करवा रही थी। और उधर बलदेवपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में डूबक कर बैठ चुके थे। अब तो आगे उनका एकमात्र सहारा था गांव का बुजुर्ग सूरज राम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था। वह इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों में चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वह सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों में आज अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। लखन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वह मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की ये बातें सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और लखन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप? इतनी देर क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वह जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आ जाओ, हाथ सेक लो। फिर शालिनी लखन को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। लखन ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। लखन इस चिंता में डूब गया। हे ईश्वर, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने की लकड़ी भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ीमल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। शालिनी और लखन आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे ईश्वर, यह मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये कैसे कर रही है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ।
अजी मुझे बहुत डर लग रहा है। वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो मत। लखन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में हुए वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर लखन घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। लखन चारों ओर चिताओं से घिरा हुआ था। भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर शालिनी का दिल दिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अरे अरे मेरी बच्ची। जैसे तैसे लखन वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर ही नहीं थे। उधर शालिनी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी चिख उस भयानक काली रात में बरसात को चीरती हुई सीधी लखन की कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर लखन बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे ईश्वर, शालिनी इतनी जोर से क्यों चीख रही थी? ईश्वर करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा घबराया हुआ लखन दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालिनी, ये क्या हुआ? और दिया की आंखें बंद क्यों हैं? दिया को क्या हुआ? ईश्वर ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस बार सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस भयानक ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीखें उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे बलदेवपुर गांव में गूंज रही थीं। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसे खोने का शोक मना रहे थे। वह अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों ईश्वर ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को भी ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले लखन के घर आते हैं। लखन और शालिनी को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्हें अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। बलदेवपुर गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और उन्हें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।